स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 100 के करीब क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जो आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सभी टॉपिक्स को एक बार आपका रिवीजन करवा देंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आप करते हैं तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पोस्ट ऑफिसेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी क्लासेस। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए आप देखते जाना आपको कितने आते हैं। आपने अगर पढ़ लिया आपको कितने याद हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, डाकघरों को कितनी श्रेणियों में कितने वर्गों में बांटा गया है। तो डाकघरों को 3 वर्गों में बांटा गया और कौन कौन से हैं, एचओ, एसओ एंड बीओ। हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। जिस सीक्वेंस में ये लिखे गए हैं इसी सीक्वेंस में याद रखना। सबसे निचले वर्ग का अगर कोई पोस्ट ऑफिस है तो वो है ब्रांच ऑफिस, और उसके बाद आपका इसका बड़ा भाई सब ऑफिस और सबसे बड़ा भाई हेड ऑफिस है। और 3 ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि डाकघरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 3 में बांटा गया है। वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली फिक्स्ड बाई। डाकघरों के कामकाज के घंटे किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस वाला तो हमारा अलग चलता है। तो यहाँ पे हेड ऑफ सर्कल के द्वारा, सीपीएमजी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब चाहे वो नाइट पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो मोबाइल पोस्ट ऑफिस हो, चाहे आपके एचओ हो, एसओ हो, ठीक है, वो भी आपके क्या है पोस्ट ऑफिसेज। तो इन सभी के जो कामकाज के घंटे हैं उनको निर्धारित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, सीपीएमजी के द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है, अकॉर्डिंग टू क्लोज नंबर 5 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 के अनुसार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु मे एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज। तो डाकघरों के काम काज के घंटों को कौन बढ़ा सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक डाक किसी भी डाकघर के काम काज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है, और उनको संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुला रख सकता है। और ऐसे जो भी डाकघर होंगे उनको क्या कहा जाएगा, नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा, रात्रिकालीन डाकघर कहा जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। वर्किंग आवर्स कौन फिक्स करेगा, हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी करेगा। एक्सटेंड कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल करेगा। नाइट पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे बढ़े हुए काम काज के घंटों के दौरान डाकघर में क्या काम होगा, ठीक है, वर्किंग क्या होगी, तो वो निर्धारण भी डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अगला है आपके पास, अबाउट मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो डाकघर में काम कर रहे हैं वो मोबाइल के ऊपर काम करेंगे। इसका मतलब होता है चल डाकघर, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस जगह एक जगह से दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, इंटेंडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ दी सिटीज ऑफ एट डिफरेंट टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड शेड्यूल। तो एक नियत अनुसूची के अनुसार, एक फिक्स्ड शेड्यूल के अनुसार ये लेट पोस्टिंग की सुविधा आपको प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट अलग अलग एरियाज में जाके, अलग अलग जगह में जाके और अलग अलग टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। इनका जो शेड्यूल रहता है वो फिक्स रहता है, टाइमिंग अलग होती है, एरिया अलग अलग होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो टाइम भी अलग अलग रहेगा। और लेट पोस्टिंग यानी कि देरी से आपको पोस्ट करने की सुविधा ये प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल। लेकिन इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल को पोस्ट ये नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल्स को करेंगे लेकिन इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल्स को नहीं करते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस रिमेनिंग क्लोज ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। तो ध्यान रखना, आपके रात्रिकालीन डाकघर के सिवाय बाकी जितने भी डाकघर होंगे, चाहे वो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, एचओ है, एसओ है, जो भी होंगे वो आपके क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, सिवाय आपके नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर। अगर नाइट पोस्ट ऑफिस है कोई तो वो खुला रहेगा, बाकी सारे बंद रहेंगे। उसमें मोबाइल पोस्ट ऑफिस भी आता है जो आपके संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन बंद रहेगा। आगे आपके पास पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में कुछ दिया हुआ है, बुक्स में अलग दिया हुआ है, एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर वो अलग ऑप्शन दे देता है, यानी कि सभी अपनी अपनी मर्जी से चले हुए हैं। तो आपने किसके हिसाब से चलना है, आपने एग्जामिनर को फॉलो कर लेना है। टोटल आपकी 17 हॉलीडेज है, जिसमें 14 हॉलीडेज है ईच सर्कल में कंपल्सरी एक साथ मनाई जाती हैं, और जो 3 बच जाती हैं वो आपकी हर एक सर्कल में बेरी होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनको नहीं करना है। ये 14 आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे कौन कौन सी हॉलीडेज मनाई जाती हैं जो फिक्स रहती हैं, यानी कि इस डेट को ये वाली हॉलीडे आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले रिपब्लिक डे,
ठीक है। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आपको छुट्टी रहेगी। ईद उल जुहा के दिन आपको छुट्टी रहेगी। मुहर्रम, ईद उल फितर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक देव जी जयंती, महावीर जयंती, ये 11 जो आपकी हैं इनमें आपको छुट्टियां रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें 3 और हैं, वो उनके नाम नहीं है लेकिन वो भी आपकी सभी सर्कल्स में एक साथ मनाई जाती हैं। तो ये 11 हॉलीडेज जो है इनके नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर में जब एग्जाम आता है तो पूछते हैं, उसमें आपको 3 हॉलीडेज दे रखी होंगी कि हाँ ये वाली पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज है, एक नहीं है, वो आपको बतानी है। तो आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है आप नहीं बता पाएंगे, अभी अच्छे से इनको याद कर लेना। अगला है आपके पास, विच फ्लैटलीक ब्यूरो इज ऑथराइज्ड टू डू ट्रांजैक्शन फॉर ओवरसीज ऑर्डर्स। विदेशों के जो फ्लैटली के डाक टिकट के ऑर्डर होते हैं उनको निष्पादित कहाँ पे किया जाता है? तो इनको किया जाता है फ्लैटली ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ में, ठीक है। फ्लैटली ब्यूरो बॉम्बे जर्नल पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, विदेशों के जो भी फ्लैटली के ऑर्डर आएंगे फ्लैटली ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ में उनको निष्पादित किया जाएगा। फ्रैंकिंग इंप्रेशन कंसिस्ट ऑफ, फ्रैंकिंग की शॉप में क्या क्या होना चाहिए? वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई, ये दोनों ही होने चाहिए, तभी किसी भी फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन को आपका माना जाएगा, उसको ठीक माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, नहीं तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड लेटर फॉर हाउ मैनी डेज इट मे बी डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस इफ एड्रेस इज नॉट फाउंड। किसी भी पंजीकृत पत्र को कितने दिनों तक डाकघर में रोक के रखा जा सकता है, डिटेन करके रखा जा सकता है, अगर उसका जो प्राप्त करता है उसका जो एड्रेस ही है वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कितने दिन तक? 7 दिनों तक रोक के रखा जाता है। इसके बाद आते हैं आपके पोस्ट अरेस्टेंट, उसमें आपकी लिमिट अलग रहती है। उसके बाद आते हैं अगर कोई भी आपका आर्टिकल आता है ऑफिस ऑफ डिलीवरी में और डैमेज्ड कंडीशन है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ऐसी स्थिति में भी उसको रोक के रखा जाता है। क्या उसकी लिमिट रहती है, कितने समय के भीतर एड्रेस को आना होता है, वो हम करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट जैसे जैसे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? रजिस्टर्ड लेटर को ऑफिस ऑफ डिलीवरी में कितने दिनों तक डिटेन करके रखा जा सकता है? 7 दिनों तक रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच आर्टिकल्स आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स। तो कौन कौन से आर्टिकल्स जो होते हैं, कौन कौन से लेख जो होते हैं जिनको प्रथम श्रेणी के लेखों में गिना जाता है? 3 तरह के लेख होते हैं, सिर्फ 3 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं जिनको प्रथम श्रेणी की मेल में गिना जाता है। कौन कौन से हैं? लेटर्स हैं, इनलैंड लेटर कार्ड्स हैं और तीसरे हैं पोस्ट कार्ड। इन तीनों को जहां पर भी पॉसिबल हो, नीचे दिया है, ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स प्लस मनी ऑर्डर्स आर गिवन एयर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया विदाउट एनी स्पेशल एयर सरचार्जेस, बिना किसी हवाई डाक शुल्क के, ठीक है। इनको एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है भारत के भीतर जहां पर भी ऐसा पॉसिबल हो। और ये किस स्कीम के अंडर आता है? ये आता है ओलप स्कीम के अंडर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 3 तरह के आपके आते हैं फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स में, लेटर्स, इनलाइन लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, और इनके साथ मनी ऑर्डर, ठीक है। मनी ऑर्डर फर्स्ट क्लास मेल में हम नहीं गिन रहे हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास मेल के साथ साथ मनी ऑर्डर्स को भी एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है बिना किसी स्पेशल एयर सरचार्ज के। और किस स्कीम के अंडर दिया जाता है? ओलप स्कीम के अंडर दिया जाता है। In event of breach of any condition of the license of automatic franking machine will be forthwith cancelled by। अगर आपकी ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन है, उसकी जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, कोई सी भी शर्त है उसका उल्लंघन हो रहा है, ऐसी स्थिति में किसके पास हक होता है उसको कैंसिल करने का? इमीडिएटली वो उसको कैंसिल कर सकता है, हेड ऑफ सर्कल CPMG के पास ये अधिकार होता है। पोस्ट अरेस्टेंट इज, अभी मैंने बोला था पोस्ट अरेस्टेंट आएगा तो आ गया। देखिए पोस्ट अरेस्टेंट क्या होता है? आर्टिकल टू बी डिटेन्ड एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, ऐसा लेख जिसे आपको वितरण के डाकघर में डिटेन करके रखना होता है, रोक के रखना होता है। क्यों रोक के रखना होता है? क्योंकि ये होता है स्ट्रेंजर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। अब स्ट्रेंजर कौन है आपका, टूरिस्ट कौन है? पोस्ट ऑफिस वालों को क्या पता, लेकिन उसको पोस्ट ऑफिस में ही रोक के रखा जाएगा। जो भी स्ट्रेंजर होगा, जो भी आपका टूरिस्ट होगा, वो पोस्ट ऑफिस में आके स्वयं उसका वितरण लेता है। और इसको रोक के रखने की अवधि क्या होती है? 1 महीने तक। कोई भी आपका स्ट्रेंजर या टूरिस्ट है वो 3 महीने से अधिक पोस्ट अरेस्टेंट सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है। अगर आर्टिकल उसके लिए भेजा गया है 1 महीने तक उसको रोक के रखा जाएगा। VP आर्टिकल है 7 दिन से अधिक के लिए नहीं रोका जाएगा। इंपॉर्टेंट इससे संबंधित सभी क्वेश्चन हैं ये।
एन आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड बाई डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा अगर किसी भी लेख को पुनः निर्देशित करना है तो कौन करेगा? एट दी पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड, ठीक है, जिस डाकघर के लिए से संबोधित किया है, यानी कि जिस डाकघर से इसका वितरण होना है। ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन हो सकता है, ऑफिस ऑफ डिलीवरी हो सकता है, यानी कि कुछ भी इसको कहा जा सकता है। वही डाकघर इसकी रीडायरेक्शन करेगा। इसको बीच में रास्ते में रोका नहीं जाएगा, ट्रांजिट में नहीं रोका जाएगा, ना ही रास्ते से ना ही ट्रांजिट से इसको रीडायरेक्ट किया जा सकता है। ओनली ऑफिस ऑफ डिलीवरी करेगा, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन करेगा, या जिस डाकघर के लिए से संबोधित किया गया है सेम है, सभी एक ही पोस्ट ऑफिस है। चलिए अगला है आपके पास, पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स आर परमिटेड टू ट्रांसमिट बाई पोस्ट इफ देयर डायमेंशंस आर नॉट ग्रेटर देन। प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि निजी निर्मित तौर पर जो आपके पोस्ट कार्ड होते हैं उनको ट्रांसमिट किया जाएगा डाक के द्वारा। उनकी डायमेंशंस कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? नॉट ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और किससे कम नहीं होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर से ये कम नहीं होनी चाहिए। अगला है आपके पास, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पज व्हाटसोएवर इज प्रोहिबिटेड एंड इज एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर। अब यहाँ पे किसी भी नकली डाक टिकट का उत्पादन करना या फिर उसका किसी भी पर्पज के लिए यूज करना, ठीक है, ये दोनों ही चीजें क्या आपकी, ये आपकी प्रोहिबिट है, ये निषिद्ध है और ये क्या है? अपराध है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि निषिद्ध है, आपको सिर्फ निषिद्ध माना गया कि हाँ इसको नहीं आप कर सकते हैं, फिर भी कोई करता है तो अगर कोई करता है तो उसको इसमें दंड मिल सकता है, सजा मिल सकती है। और ये किस में आता है? सबसे पहले इंडियन पैनल कोड, ये ध्यान रखना, आईपीसी के सेक्शन में आता है। कौन से सेक्शन में आता है? 263। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ये भी पूछा जाता है सेक्शन 263A किसका सेक्शन है? इंडियन पैनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का ये सेक्शन है। तो सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत ये दंडनीय अपराध है, इसमें आपको सजा भी मिल सकती है। केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, किन केसेस में पंजीकरण अनिवार्य है? तो यहाँ पे सबसे पहले है एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम इन वेट। अगर आपका पार्सल है 4 किलोग्राम से अधिक उसका वजन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपको उसकी पंजीकरण, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, कोई भी बीमित लेख है, उसकी रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी। एनी पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर विच अ कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, किसी भी ऐसी जगह के लिए आप पार्सल को भेज रहे हैं जहाँ सीमा शुल्क की आवश्यकता है, उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट आता है, कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल जो वितरित होने के बाद रीपोस्ट किया जाता है उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। चलिए अगला है आपके पास, नाइट पोस्ट ऑफिस बिल फंक्शन अप टू, रात्रिकालीन डाकघर कब तक काम कर सकते हैं? रात के 8:30 बजे तक काम कर सकते हैं। अगला है आपके पास, हु कैन ऑथराइज रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, डाक के नकद में पूर्व भुगतान की सुविधा को कौन अधिकृत कर सकता है? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा, सीपीएमजी के द्वारा किया जाता है। बट आर दी चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल, तो किसी भी आपके आर्टिकल की विंडो डिलीवरी के लिए क्या शुल्क लिया जाता है? अब तो ये हो गया कि मेरा कोई काम है, उसको कोई तीसरा कर रहा है और फिर भी मैं उससे पैसे ले रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। अब ये क्या है, आपका आर्टिकल को वितरित करना है, किसका काम है? डाकघर में पोस्टमैन का काम है। अब वही व्यक्ति जिसका आर्टिकल है वो स्वयं उसको लेने आ रहा है, तो क्यों उससे पैसे लिए जाएंगे? वो अपना काम खुद कर रहा है, पोस्ट ऑफिस का टाइम बच रहा है, डाकिए का टाइम बच रहा है, तो कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। विंडो डिलीवरी के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, फ्री ऑफ चार्ज ये होती है। अगले आपके पास, आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड बाय विच ऑफ दी पोस्ट ऑफिसेज, आइडेंटिटी कार्ड्स पहचान पत्र किस पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किए जाते हैं? अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना, बहुत सारे मैसेजेस आ करते हैं कि आपके यहाँ पे सब ऑफिस में भी होता है, हेड ऑफिस में भी होता है, दोनों में होता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ हेड ऑफिस जो होता है वो आइडेंटिटी कार्ड्स को इशू करता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन आपको देनी है, आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, आप एसओ में भी दे सकते हैं, आप डायरेक्ट एचओ में भी दे सकते हैं, लेकिन एसओ इसको इशू नहीं करेगा। एसओ वाले क्या करेंगे, इसको एचओ को भेजेंगे, सभी इंक्वायरीज करेंगे, आपके एड्रेस से संबंधित जो भी इंक्वायरीज उनको करनी है, करने के बाद एचओ को भेजेंगे, वो वहां से इशू करके आपके लिए भेजेंगे। चलिए अगले आपके पास, पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल एक्सेप्ट बीपी
कैन वी केप्ट इन दी पोस्ट ऑफिस फॉर हाउ मच पीरियड, पोस्ट रेस्टेंट के रूप में अगर कोई भी आर्टिकल भेजा गया है सिवाय वीपी लेख को छोड़कर, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, वीपी लेख है तो सिर्फ 7 दिन तक रोक के रखा जाएगा। अगर वो वीपी लेख नहीं है तब उसको कितने समय के लिए रोक के रखा जा सकता है, 1 महीने तक उसको रोक के रखा जा सकता है। याद रखना पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स किसके लिए होते हैं, स्ट्रेंजर्स और टूरिस्ट जो होते हैं, अजनबी जो होते हैं और जो यात्री होते हैं उनके लिए होते हैं। अगला है आपके पास, बट कैन वी द मैक्सिमम वेट ऑफ पार्सल अनरजिस्टर्ड दैट कैन बी पोस्टेड इन बीओ। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है कि आपके किसी भी पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है जिसे हम बीओ से पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन हर एक अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्या बोला है उसके बाद आंसर देना, साथ में अनरजिस्टर्ड बोला है। हमने अभी क्या किया थोड़ी देर पहले, अनरजिस्टर्ड पार्सल का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, 4 किलोग्राम। तो बीओ से पोस्ट करें, एचओ से एसओ से पोस्ट करें, 4 किलोग्राम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड करवा के आप भेज रहे हैं तब लिमिट अलग है। अब यहाँ पे अगर एचओ से आप कर रहे हैं, ठीक है, एचओ से आप किसी भी एसओ के लिए या एचओ के लिए भेज रहे हैं तब इसकी वेट लिमिट 20 किलोग्राम होगी। दूसरा यहाँ पे एसओ से आप किसी भी एचओ के लिए या एसओ के लिए भेज रहे हैं तब आपकी लिमिट कितनी होगी, 20 किलोग्राम। दोनों के लिए सेम है। लेकिन यहाँ से अगर आप एचओ या एसओ से, ठीक है, एचओ या एसओ से किसी भी बीओ के लिए भेज रहे हैं या फिर बीओ से इनके लिए आप भेज रहे हैं तब कितनी लिमिट हो जाएगी, 10 किलोग्राम तक आप भेज पाएंगे। ये सभी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर्ड पार्सल इफ पोस्टेड एट और एड्रेस्ड टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, वही आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है किसी भी पंजीकृत पार्सल का जिसे बीओ के लिए, ब्रांच ऑफिस के लिए, शाखा डाकघर के लिए संबोधित किया है या शाखा डाकघर से उसको पोस्ट किया जा रहा है, तो 10 किलोग्राम हो सकता है। चलिए अगला है आपके पास, टू हुम वॉइड मनी ऑर्डर्स आर पेड। वॉइड मनी ऑर्डर, शून्य मनी ऑर्डर जो होते हैं वो किसके खाते में जमा किए जाते हैं, क्रेडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के खाते में उनको जमा किया जाता है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ ए लेटर, सभी को ये क्वेश्चन आता होना चाहिए, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी और आसान भी है। तो कितना हो सकता है, 2 किलोग्राम हो सकता है। आगे आपके पास आर्टिकल ऑन विच रीडायरेक्शन फी इज टेकन, कौन सा लेख है जिसके ऊपर रीडायरेक्शन फीस, पुनः निर्देशन शुल्क लिया जाता है। हमने अभी क्या किया, रीडायरेक्शन कौन कर सकता है, ऑफिस ऑफ डिलीवरी, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, एक ही चीज़ है, ठीक है, वितरण का डाकघर, गंतव्य का कार्यालय, एक ही चीज़ है इनके, जहाँ से उस आर्टिकल का, उस पार्सल का आपके एड्रेस को वितरण होगा उसको ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, ऑफिस ऑफ डिलीवरी कहा जाएगा। तो यहाँ से उसी के द्वारा इसे रीडायरेक्ट किया जा सकता है। तो कौन से पार्सल के ऊपर रीडायरेक्शन शुल्क लगेगा, पार्सल के ऊपर। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, अगर तो आपने पार्सल को उसी पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी जोन के भीतर रीडायरेक्ट करना है जिसके लिए वो ओरिजिनल में आया है, तब कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाहर आपको करना है, ठीक है, दूसरे पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी एरिया में वो जाएगा तो आपको हाफ ऑफ दी ओरिजिनल चार्जेस, आपने पहले जो चार्जेस दिए हैं पार्सल के लिए उसके आधे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगले आपके पास रीडायरेक्शन फी ऑफ पार्सल विद इन डिलीवरी एरिया, ओरिजिनल एरिया इज, तो नो चार्जेस, ठीक है, आपके विद इन डिलीवरी एरिया यानी कि उसी डाकघर के वितरण क्षेत्र के भीतर या ओरिजिनल एड्रेस जो है, मूल पता है, उसके भीतर ही इसको रीडायरेक्ट किया है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन रीडायरेक्शन फीस ऑन पार्सल्स एक्सेप्ट डिलीवरी एरिया और ओरिजिनल एड्रेस, ठीक है, आपके डिलीवरी एरिया ओरिजिनल एड्रेस को छोड़कर आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं, कितने चार्जेस लगेंगे, हाफ दी प्रीपेड रेट, जो भी प्रीपेड रेट है इनके पहले आपने चार्जेस दिए हैं उसके आधे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। बुक पैकेट कंटेनिंग ग्रीटिंग एंड इन्विटेशंस आर गिवन, ऐसे बुक पैकेट जिसमें ग्रीटिंग कार्ड है, इनविटेशन यानी कि आमंत्रण पत्र है, आपको बुलावा है किसी की शादी का, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस ऐसे पैकेट जिनमें ये चीज़ें ग्रीटिंग कार्ड्स हैं या इनविटेशन कार्ड है। सरफेस ट्रांसमिशन ओनली विद फर्स्ट क्लास मेल, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम श्रेणी की मेल के साथ इनको सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाता है, सतह इनका प्रसारण किया जाता है। फर्स्ट क्लास मेल को जहाँ पर भी पॉसिबल हो हवाई ट्रांसमिशन दिया जाता है, हवाई उनकी यात्रा फ्री होती है। लेकिन इनको अगर आप भेजना है, इनको हवाई डाक से नहीं भेजा जाएगा, इनको सिर्फ सरफेस मेल के साथ, प्रथम श्रेणी की मेल के साथ भेजा जाएगा, हवाई डाक में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझ लेना, इसको कंफ्यूज मत रहना। इफ एन आर्टिकल रिटन विद रिमार्क रजिस्टर्ड पोस्ट फाउंड इन द लेटर बॉक्स बट शुड बी डिस्पोजल, तो हमने थोड़ी देर पहले किया था कि किन आर्टिकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे किए कि उसमें आपका अगर किसी भी ऐसी जगह के लिए भेज रहे हैं जहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन चाहिए, रजिस्टर्ड आर्टिकल है, रीपोस्ट आप उसको कर रहे हैं, कोई पार्सल है 4 किलोग्राम से अधिक है, इंश्योर्ड आर्टिकल है,
तो इस तरह के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी। उसके साथ एक और जोड़ लेना, अगर किसी भी आर्टिकल के ऊपर रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा हुआ है तब भी आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा हुआ कोई भी लेख आपको लेटर बॉक्स में मिल जाता है तो निपटान कैसे किया जाएगा? हैंडेड ओवर टू रजिस्ट्रेशन पीए, उसको पंजीकरण पोस्टल असिस्टेंट के पास सौंपा जाएगा। रजिस्ट्रेशन करके उसको एड्रेसी को भेजा जाएगा। बकाया जो भी चार्जेस ड्यू बच जाएंगे वो एड्रेसी देगा, नहीं देगा वापिस आएगा, सेंडर को देने पड़ेंगे। अबाउट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय एड्रेसी, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय एड्रेसी क्या है? अब कोई एड्रेसी प्राप्त करता है, निर्देश भी दे सकता है क्या पोस्ट ऑफिस को? हाँ दे सकता है, ठीक है। इसके लिए नहीं कि काम कैसे करना है, इस चीज़ के लिए कि उसके लेख अगर आते हैं कैसे उनका निपटान करना है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। Person changing their address should furnish both the post office at place which they are living and place to which they are going। सबसे पहले जो भी व्यक्ति अपना पता परिवर्तित करता है उसको दोनों डाकघरों में, दोनों डाकघर कौन कौन से? जिस जगह से वो जाएगा उस जगह के डाकघर को, और जिस नई जगह पे वो पहुंचेगा उस जगह के डाकघर को, दोनों को निर्देश देगा। तो निर्देश में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट, ठीक है। आपके जो आप इंस्ट्रक्शंस होंगे, निर्देश होंगे वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए और डायरेक्ट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस फॉर चेंज ऑफ एड्रेस वैलिड फॉर 3 मंथ्स, तो जो भी पते में परिवर्तन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उनकी वैलिडिटी 3 मंथ्स रहती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 2 तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं, एक के लिए 3 महीने रहती हैं, दूसरी रहती हैं 3 साल तक। अब 3 साल वाली इंस्ट्रक्शंस की बात करें वो कौन सी होती हैं? अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने लेख लेने के लिए पोस्ट ऑफिस को अधिकृत करना, ठीक है। मान लीजिए अब मैं जा रहा हूँ कहीं फॉरेन कंट्री में, ठीक है, इतना तो नहीं है मैं नहीं जा सकता, लेकिन चलो मान लीजिए भारत के भीतर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मैं जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने अलावा अपने किसी तीसरे व्यक्ति को, ठीक है, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, किसी को भी अधिकृत करके जाता हूँ पोस्ट ऑफिस को कि मेरा कोई भी लेख आएगा उसको आपने दे देना है। वो वाली जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी उनकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेंगी, यानी कि मैं 3 साल तक चाहे हिमालय में रहूं मेरे आर्टिकल्स उसको मिलते रहेंगे जो मैंने बोल के गया हूं कि इसको देने हैं। दूसरी जो इंस्ट्रक्शन होती है जो हम अभी कर रहे हैं कि आपके एड्रेस चेंज कर रहा है एड्रेस ही, उसकी जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो 3 महीने तक रहेंगी। दोनों इंपॉर्टेंट, आप कंफ्यूज मत होना, एक 3 साल रहेंगी, एक 3 महीने रहेंगी। चलिए अगला है आपके पास, विच काइंड ऑफ आर्टिकल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई एयर विदाउट एनी एडिशनल चार्ज, किस प्रकार के लेखों को बिना किसी अतिरिक्त हवाई शुल्क के फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है? ऑल फर्स्ट क्लास मेल एंड मनी ऑर्डर्स, हमने थोड़ी देर पहले ही किया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। इंश्योर्ड बीमित लेख को बुक करने के लिए शाखा डाकघर की लिमिट क्या है? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले इससे संबंधित क्या है कि आपके जो भी आर्टिकल्स होते हैं इनको इंश्योर्ड कौन सा डाकघर कर सकता है? अब यहाँ पे ध्यान रखना, चाहे एचओ है, चाहे एसओ है, चाहे बीओ है, तीनों डाकघर कर सकते हैं। लेकिन बीओ की लिमिट, अब बीओ जो होता है रिस्ट्रिक्टेड मैनर में काम करता है, ठीक है, इसमें आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो वैसे इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए यह 600 रुपीज़ तक की किसी भी आर्टिकल को इंश्योर्ड कर सकता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री के लिए क्यों ना करना हो, कर सकता है 600 रुपये तक। अगला है आपके पास, एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मीन्स विच सर्व्स द एड्रेस ऑफ द सेंडर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग तो लिखा हुआ है, ठीक है, पोस्टिंग का यानी कि जहाँ से आप आर्टिकल को पोस्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये क्या होता है? एक्चुअल में ये डिलीवरी पोस्ट ऑफिस ही होता है, वितरण डाकघर ही होता है जहाँ से अपने आर्टिकल को आप पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हैं, वो वितरण का काम भी तो करता है, वितरण डाकघर होता है। एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मीन्स डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स द एड्रेस ऑफ द सेंडर। कुछ बार आपके इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, आपने अच्छे से नहीं लाइन को पढ़ा है, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपने अच्छे से हर एक लाइन को पढ़ लेना है। आगे आपके पास, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स विल बी टेंडर्ड एट द काउंटर बंडल्ड इन सेपरेट बंडल्स अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ फ्रैंक्स। यहाँ पे फ्रैंक किए हुए लेख जो आपने काउंटर पर प्रस्तुत करने हैं उनको बंडल्स के ऊपर में लेके आना, और बंडल्स कैसे अलग अलग बंडल बनाएंगे और कैसे किस हिसाब से बनाएंगे? वैल्यू ऑफ फ्रैंक की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसी के हिसाब से बंडल बनाए जाएंगे अलग अलग, तब उनको प्रस्तुत करना है। ईच कंसाइनमेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाई ए विंडो डिलीवरी टिकट। अब यहाँ पे प्रत्येक जो भी कंसाइनमेंट आप इस तरह की लेके आएंगे, ठीक है, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स की, उसके साथ विंडो डिलीवरी टिकट होनी चाहिए। और विंडो डिलीवरी टिकट किसके लिए होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसीज रिप्रेजेंटेटिव। जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंसी है, उसका लाइसेंसधारी है, उसके प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए ये होती है, इंपॉर्टेंट है ये।
आगे आपके पास कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मिस कैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स शुड बी रेफर्ड विद इन। यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट है आपके जो भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उसके संबंध में, चाहे वो मिस कैरेज के लिए, गुम होने के लिए, डिस्ट्रक्शन होने के लिए, कितने समय के भीतर आपको करनी है? 12 मंथ्स फ्रॉम लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू। जिस महीने में इसको इशू किया गया है उस महीने के लास्ट से 12 महीने के भीतर। अगला है आपके पास लाइसेंस फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज इशूड बाई। तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को डाक के नकद पूरा भुगतान के बिना पोस्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस आपको चाहिए। वो लाइसेंस कौन इशू करेगा? हेड ऑफ सर्कल CPMG के द्वारा किया जाता है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, आधिकारिक डाक लेख when posted by government officials authorized to use service postage stamps must bear the superscription। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स जो भी होते हैं, आधिकारिक डाक लेख जो भी होते हैं, जब भी उनको सरकारी अधिकारियों के द्वारा जिन्हें सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, जब वो उनको पोस्ट करते हैं तो उन आर्टिकल्स के ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन रहेगी, क्या ऊपरी लेख रहेगा? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे भी होंगे जिनके ऊपर OIGS लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में। क्या मतलब होता है उसका? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। उनको अच्छे से बांटना है क्योंकि वो किसके द्वारा भेजेंगे? ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जिन्हें सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स करने का हक मिला हुआ है। आगे आपके पास दी फी पेएबल फॉर एक्नॉलेजमेंट कार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल इज। तो यहाँ पे कोई भी आपका बीमित लेख है उसके लिए आप एक्नॉलेजमेंट कार्ड भेजना चाहते हैं, साथ में क्या आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे? कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री है। आप इस सर्विस का लाभ उठाना है। जब भी आप कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजो एक्नॉलेजमेंट उसके लिए आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलती है। बाकियों के साथ तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। VP होगा तब भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ओस्मिक एसिड सिक्योरली पैक्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ओस्मिक एसिड देखिए वैसे तो खतरनाक चीज़ है, मैंने देखी तो नहीं, पता है मुझे कि खतरनाक होती है। नोट प्रोहिबिटेड थ्रू इनलैंड पोस्ट, ये क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोहिबिट नहीं है, क्योंकि ये प्रोहिबिट नहीं है, अच्छी तरह से इसको पैक करने के बाद एक क्वांटिटी, एक लिमिट सेट की गई है, उसके भीतर आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। इनलैंड पोस्ट के जरिए इसको भेजा जा सकता है। प्रोहिबिट नहीं है, खतरनाक चीज़ है, लेकिन आप इसको अच्छे से पैक करके भेज सकते हैं। आगे आपके पास लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज इशूड बाई। लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र के लिए लाइसेंस किसके द्वारा इशू किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। SSP SP हेड ऑफ डिवीजन बोला गया हो सकता है, सुपरिटेंडेंट बोला गया हो सकता है, SP बोला गया हो सकता है। एक ही चीज़ है, हेड ऑफ डिवीजन सुपरिटेंडेंट ही होता है, सुपरिटेंडेंट शॉर्ट टर्म SP। तो ध्यान रखना जो हेड ऑफ डिवीजन होगा उसके द्वारा इशू किया जाएगा। मैक्सिमम वेट ऑफ ए बुक पैकेट कैन बी, किसी भी बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 किलोग्राम हो सकता है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, वो भी पैकेट है, 7 किलोग्राम उसका मैक्सिमम वेट हो सकता है। उसके बाद और क्या आता है? सैम्पल एंड पैटर्न पैकेट, उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 2 किलोग्राम हो सकता है। ये 3 तरह के, नॉर्मल वाले का 5 kg, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है 7 kg, सैम्पल और पैटर्न पैकेट है 2 kg। इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बॉडीज, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? पोस्टल सर्विस बोर्ड का सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है। आगे पोस्टल सर्विस बोर्ड हैज़, डाक सेवा बोर्ड जो होता है ये क्या होता है? आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का शीर्ष प्रबंध निकाय है। कौन होता है इसमें? एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स कौन से होते हैं? उनके नाम। चेयरमैन कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो हेड होता है वो कौन है? ठीक है, इस तरह से जो भी हैं जिनके भी नाम आते हैं वो सारे याद कर लेना। आगे आपके पास सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट, ठीक है, CEPT, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, CEPT फुल फॉर्म पूछी जाती है। कहाँ पे है? PTC मैसूर में ये स्थित है। आगे आर्टिकल विच कैन बी सेंट बाय इनलैंड पोस्ट ओनली इंश्योर्ड, ऐसे लेख जिनको अंतर्देशीय डाक के द्वारा केवल बीमित करके ही भेजा जा सकता है, इंश्योर्ड करवा के ही भेजा जा सकता है। कौन कौन से हैं? ऐसा लेख जिसमें आप सिक्के भेज रहे हैं, बुलियन भेज रहे हैं, प्रीशियस स्टोन्स भेज रहे हैं, कीमती पत्थर भेज रहे हैं। उसके बाद ज्वेलरी। कई बार क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया, उसमें क्या पूछा हुआ है आपके पास दिया हुआ है कॉइन्स, बुलियंस, प्रीशियस, आगे नहीं दिया हुआ है, आगे यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक डाला हुआ है। उसके बाद ज्वेलरी आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड करेंसी नोट्स आर सेंट बाय इनलैंड पोस्ट ओनली इंश्योर्ड, कि इनको आप इनलैंड पोस्ट के जरिए सिर्फ बीमित करवा के भेजें।
यहाँ पे क्या आएगा, अब प्रीशियस तो कुछ भी हो सकता है, वो आपका मेटल हो सकता है, प्रीशियस आपका क्लॉथ हो सकता है, कपड़ा हो सकता है। लेकिन आपने अच्छे से लाइन पढ़ी है, वहाँ पे ऑप्शन में आपको स्टोन दिया हुआ, क्लॉथ दिया हुआ, मेटल दिया हुआ है, कुछ और चीज़ दी हुई है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, कौन सोचेगा कि प्रीशियस स्टोन होगा? जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही सोचेगा। तो आपने हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। क्या हो जाएगा? प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, ज्वेलरी आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। उसके बाद आभूषण, सोने या चांदी की बनी हुई वस्तुएं, करेंसी नोट्स आप भेज रहे हैं, इन सभी को इंश्योर्ड करवा के ही इनलैंड पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा। Unpaid articles are not afforded any greater security in transmission over other unregistered articles। जो भी आपके अनपेड आर्टिकल्स होते हैं, अवैतनिक लेख होते हैं, जिनके ऊपर आपने भुगतान नहीं किया है, चार्जेस नहीं दिए हैं, उनको अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के ऊपर कोई भी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, उनकी ज़्यादा सुरक्षा नहीं की जाती है। वो ऐसे मेरे जैसे कि हाँ आया हुआ है ठीक है, नहीं तो फेंक दो, है ना, उनको कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। चलिए आगे, आपके पास लार्ज लेटर्स विच ओइंग टू देयर साइज कैन नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस मे बी रिसीव्ड बाई हैंड एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। ऐसे आपके लेटर्स जो उनके साइज की वजह से जिनको लेटर बॉक्स में आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको बाई हैंड पोस्ट ऑफिस विंडो पर दिया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस वालों को इस चीज़ से कोई भी आपत्ति नहीं होगी। आगे है आपके पास, नो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस अनलेस इट बियर्स अ डेफिनेट एड्रेस। अब डेफिनेट एड्रेस में बड़ा एक लंबा चौड़ा सा पहरा है, वो पढ़ लेना, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक कि किसी भी लेख के ऊपर डेफिनेट एड्रेस नहीं है, निश्चित पता नहीं है, तब तक डाकघर के द्वारा उसका वितरण नहीं किया जाएगा। नो रजिस्टर्ड आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड अनलेस एड्रेसी और इट्स एजेंट ऑथराइज इन राइटिंग हैज़ साइंड अ रिसिप्ट फॉर इट। यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई भी आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल उसका वितरण नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा और कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक कि एड्रेसी के द्वारा, प्राप्तकर्ता के द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किए हुए एजेंट के द्वारा जो रिसिप्ट होती है, रसीद होती है, उसके ऊपर साइन नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आपकी एक जगह पे आता है, जहाँ पे आपके आती हैं ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन। उसमें क्या किया जाता है, पोस्टमैन आर फॉरबिडन टू डिलीवर सच आर्टिकल्स फॉर विच रिसिप्ट इज नॉट साइंड। ऐसे आर्टिकल्स जब तक कि उनकी रिसिप्ट जो है साइन नहीं होती, उनको वितरित नहीं करना है, ठीक है। इस तरह की एक आती है, वो आपने पढ़ लेनी है। तो ये हो जाएगा कि जब तक एड्रेसी है उसका ऑथराइज्ड एजेंट उसके लिए साइन नहीं करता है रिसिप्ट के ऊपर, तब तक उसका वितरण नहीं किया जाएगा। When a person takes delivery of an article on which any sum is due to post office, तो जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे लेख का वितरण लेता है जिसके ऊपर कोई भी डाक शुल्क पोस्ट ऑफिस को दिया, यानी कि कोई भी चार्जेस पोस्ट ऑफिस को देने हैं, तो ही मस्ट पे। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया है इसको, यहाँ पे बोला गया है ड्यू टू पोस्ट ऑफिस, आगे ही दिया हुआ है, उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक आपके पास छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने मस्ट पे पूछा हुआ है, ऑप्शन में मस्ट पे आपको भरना है कि मस्ट पे दी अमाउंट मार्क्ड ऑन इट। इसके ऊपर जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, जो भी राशि ड्यू लिखी हुई है, वो भुगतान उसको करना पड़ेगा और उसका वो वितरण ले रहा है। चलिए आगे, आपके पास लिमिट फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू लॉस और डैमेज टू अ रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल वेयर ए क्लेम फॉर कंपनसेशन इज मेड। आपको कंपनसेशन चाहिए, मुआवजे के लिए आप शिकायत कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है। और किस चीज़ के लिए आपका कोई भी रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल है, तो कितने समय के भीतर दी जानी चाहिए? 3 months फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ आर्टिकल। लेख को पोस्ट करने की तारीख से 3 महीने के भीतर आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लेंट जो है लॉज करनी पड़ेगी। आपके पास इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स रिसीव्ड इन पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज्ड कंडीशन। कोई भी आपका पंजीकृत पत्र है ऑफिस ऑफ डिलीवरी में, वितरण के डाकघर में, वो डैमेज्ड कंडीशन में, खराब स्थिति में, डैमेज यानी कि उसमें कुछ नुकसान हो गया है, खराब हो गया, वो फट गया है, कुछ सामान उसमें से गिर गया है, कहीं निकल गया है, ऐसे जो भी आर्टिकल होते हैं जब भी वे ऑफिस ऑफ डिलीवरी में प्राप्त होते हैं, तो क्या किया जाता है, उस डाकघर के पोस्ट मास्टर के द्वारा एड्रेसी को एक नोटिस भेजा जाता है। और नोटिस भेजा जाता है, क्या उसमें होता है कि आपको 7 दिन के भीतर पोस्ट ऑफिस में आना है, अपना आर्टिकल देखना है, चेक करना है, लेना है लें, वरना उसको वापस भेज दें। इस तरह से होता है, उसको नोटिस भेजा जाता है पोस्ट मास्टर के द्वारा 7 दिन के भीतर पोस्ट ऑफिस में आने के लिए। और दूसरा होता है, अगर आपका इनलैंड की बजाय क्या हो, इन केस ऑफ आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। लेकिन अगर आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल विदेश से फॉरेन कंट्री से प्राप्त होता है, तब कितना समय दिया जाता है? तब समय दिया जाता है 15 दिन का, ठीक है। एड्रेसी को पोस्ट मास्टर जो है 15 दिन का समय देता है पोस्ट ऑफिस में आने के लिए, उसका वितरण लेने के लिए, नहीं तो उसको वापस भेज दिया जाता है।
आगे कंडीशंस फॉर फ्री रिडायरेक्शन आर प्रेस्क्राइब्ड इन, ठीक है, मुफ्त पुनः निर्देशन के लिए निर्धारित शर्तें कौन से क्लोज में है? क्लोज 69 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में है। आगे आपके पास बट इज द फी फॉर रीडायरेक्शन ऑफ एन इनलैंड मनी ऑर्डर इज, ठीक है, कोई भी अंतर्देशीय मनी ऑर्डर है उसके लिए रीडायरेक्शन पुनः निर्देशन शुल्क क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, अ लेटर पोस्टेड अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड चार्ज ऑन डिलीवरी विद, आपने कोई भी लेख है, इनलैंड आर्टिकल है, अंतर्देशीय लेख है, उसको आपने पोस्ट कर दिया, उसके लिए आपने चार्जेस नहीं दिए या फिर आधे अधूरे चार्जेस दे के आप उसको पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब उसका वितरण किया जाएगा तो कैसे उसका निपटान किया जाएगा, यानी कि कैसे उसका वितरण होगा, क्या चार्जेस लिए जाएंगे? अगर तो वो अनपेड है, अनपेड मतलब कोई भी चार्जेस आपने नहीं दिए हुए हैं, कोई भी पेड नहीं किए हुए चार्जेस, डबल द अमाउंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क का 2 गुना, यानी कि अगर 10 रुपये लगने थे आपसे कितने लिए जाएंगे? 20 रुपये लिए जाएंगे। अगर इनसफिशिएंटली पेड है, आधा अधूरा भुगतान आपने करके भेजा हुआ है, 10 रुपये लगने थे, 5 रुपये आपने लगा के भेजे हैं, 5 रुपये क्या है? इनसफिशिएंट है, उसमें 5 रुपये की कमी है, डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, कमी का 2 गुना, यानी कि 5 का 2 गुना कितना? 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना। आ गया बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स शुड नॉट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ऐसे बुक पैकेट जिनमें प्रिंटेड बुक्स होती हैं उनमें ऐसा कोई भी पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पब्लिश होता है। अबाउट बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, ठीक है, ऐसे बुक पैकेट जिनमें क्या है? आपके पीरियोडिकल्स हैं। कंटेंट शुड बी पीरियोडिकल रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो इसमें पीरियोडिकल होंगी, आपकी पत्रिकाएं होंगी, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ वो क्या होनी चाहिए? रजिस्टर होनी चाहिए। और उसके बाद है मैक्सिमम वेट ऑफ सैंपल एंड पैटर्न पैकेट। मैंने पैकेट आपके सैंपल आपके यहाँ थोड़ी देर पहले पैकेट की बात आई थी, बुक पैकेट की, तो मैक्सिमम वेट हमने किया था 5 किलोग्राम, लेकिन साथ में मैंने बोला था जो सैंपल और पैटर्न पैकेट होता है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 2 kg हो सकता है। आगे आपके पास बड़ी सी मैक्सिमम वेट ऑफ बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? थोड़ी देर पहले मैंने बोला सैंपल और पैटर्न पैकेट को, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, इन 2 पैकेट को छोड़कर बाकी आपके जितने भी बुक पैकेट रहेंगे, चाहे पीरियोडिकल वाले हैं चाहे दूसरे हैं, उनका मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, विच काइंड ऑफ आर्टिकल्स विल बी डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से लेखों का वितरण किया जा सकता है? यहाँ पे एक आते हैं लेटर बॉक्स, यहाँ पे एक आते हैं पोस्ट बॉक्स। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी, मैंने जब पढ़ना शुरू किया था शुरू में, तो मुझे भी इतना पता नहीं चलता था। लेटर बॉक्स जो होते हैं इनमें आप आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं, और दूसरे पोस्ट बॉक्स हैं इनके थ्रू वितरण किया जा सकता है। इसमें वितरण का काम नहीं होगा, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका पोस्टिंग का काम नहीं होगा, लेटर को आप पोस्ट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से लेखों का वितरण किया जा सकता है? ओनली फुली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, लेटर मेल, पत्र मेल जो होते हैं, ठीक है, सिर्फ पत्र मेल, पार्सल मेल के नहीं बोला है, पत्र मेल के अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, अपंजीकृत लेख, और कैसे होने चाहिए? फुली पेड होने चाहिए, यानी कि पूरी तरह से भुगतान किए हुए पत्र मेल के अपंजीकृत लेखों का वितरण किया जाएगा। पार्सल मेल यहाँ पे नहीं आया है, रजिस्टर्ड आर्टिकल यहाँ पे नहीं आया, लेकिन आप सोचेंगे रजिस्टर्ड आपका जो न्यूज़पेपर होता है उसका वितरण तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। अब यहाँ पे वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो मैंने बताया था रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है इसका मतलब ये नहीं होता है जैसे रजिस्टर्ड आपके लेटर होते हैं, वो रजिस्टर आपका रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ रजिस्टर होता है, उसके साथ पंजीकृत होता है। डाकघर में उसका पंजीकरण नहीं किया है, डाकघर में जिसका पंजीकरण किया गया उसको पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपके पास, इन बिच पोस्ट ऑफिस आर्टिकल्स कैन बी इंश्योर्ड, तो ये थोड़ी देर पहले आया था कि किस तरह के आपके डाकघर में आर्टिकल्स का, लेखों का बीमा किया जा सकता है। तो जितने भी होते हैं पोस्ट ऑफिस एचओ एसओ बीओ सभी में किया जा सकता है। सिर्फ बीओ की लिमिट जो है वो कम है 600, बाकी आपके, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड बैनर में काम करते हैं। अथॉरिटी टू हुम कंप्लेंट्स शुड बी एड्रेस्ड,
ठीक है, जो भी आपकी शिकायतें हैं वो किसे संबोधित की जानी चाहिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को करनी चाहिए, या फिर पोस्ट मास्टर ऑफ ए फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, अगर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर का पोस्ट मास्टर है तो उसको की जा सकती हैं, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस डाकघर के सुपरिटेंडेंट को, अधीक्षक को की जा सकती हैं। केसेस इन विच नो कंपनसेशन विल बी पेएबल, ऐसी स्थितियां जिसमें आपको कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा तभी मिलेगा जब गलती दूसरे की हो, आपकी खुद की गलती है, सेंडर की खुद की गलती है, मेरी गलती हो और उसके लिए मैं ही सोचूं कि मुझे ही मुआवजा मिल जाए, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे बताना नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी आपको जगह पे कौन कौन सी स्थितियों में आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले है फॉर लॉस और डैमेज कोज बाय द फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द सेंडर। सबसे पहले अगर आपके प्रेषक की गलती है, उसकी लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है, उसका लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड बाय ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, यहाँ पे जो आर्टिकल था वो ट्रांसमिट आप नहीं कर सकते थे, निषिद्ध डाक वस्तु थी, फिर भी आपने उसको पोस्ट कर दिया, तब भी कोई कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगी। तीसरा है आपके पास फॉर डैमेज इन केस इन विच द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर। अब रजिस्टर्ड आर्टिकल आपने भेजा था लेकिन उसमें सामग्री क्या थी, लिक्विड था, ठीक है, या फिर प्रिशेबल आर्टिकल थे, ऐसी कोई वस्तु थी जो टूट सकती थी, लिक्विड यानी कि जो भी आपका लिक्विड होता है, तरल पदार्थ जो होता है, प्रिशेबल आर्टिकल जो टूट सकता है, और आर्टिकल और ऑफ एक्सपेक्शनली फ्रेजाइल नेचर, या फिर फ्रेजाइल का भी वो टूटने वाला नेचर, ठीक है, फ्रेजाइल आपका सेम यही हो जाएगा, प्रिशेबल और फ्रेजाइल एक जैसे ही है, प्रिशेबल जो टूट सकता है, फ्रेजाइल जो नाजुक वस्तु है आपकी ये वो भी टूट सकती है। तो इस तरह का कोई भी आपने लेख भेजा है, ठीक है, इसकी पोस्ट ऑफिस को कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, आप भेज सकते हैं, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन अगर उसका नुकसान हो जाता है पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा, कोई कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। मनी ऑर्डर नाइदर पेड टू पे नॉन रिमिटर इज कॉल्ड एज, ठीक है, ना मैं उसका हुआ ना मैं उसका हुआ, यानी कि कोई मनी ऑर्डर था ना वो पेई का रहा ना रिमिटर का, यानी कि पेई ने भेज दिया, रिमिटर ने नहीं लिया, पेई भी अब उसको ले नहीं रहा है या उसके पास पहुंचा नहीं, वापस पता नहीं चल रहा है पेई कौन है, ऐसी स्थिति में उसको क्या माना जाएगा, वॉइड मनी ऑर्डर माना जाएगा। और वॉइड मनी ऑर्डर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, हमने थोड़ी देर पहले ही किया है। आगे आपके पास है पोस्टल आर्टिकल विल बी रिडायरेक्टेड ओनली बाई, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ गया, किसी लेख को पुनः निर्देशित कौन कर सकता है, ओनली ऑफिस बाई, ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस, वो डाकघर या फिर वो कार्यालय जिसके लिए इसे संबोधित किया गया है, ठीक है, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, ऑफिस ऑफ डिलीवरी, आप कुछ भी कह लीजिए, सेम चीज़ है। आगे आपके पास आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अच्छे से समझ लेना क्या बोला गया है, मृतक व्यक्ति को संबोधित लेख। अब यहाँ पे डाकिया ऊपर तो जाएगा नहीं किसी भी मृतक व्यक्ति को देने के लिए, कैसे उसका निपटान किया जाएगा, डिलीवर सच आर्टिकल टू नियर रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मृतक के किसी भी नज़दीकी रिश्तेदार को दिया जा सकता है, लेकिन कंडीशंस हैं, बिना उसमें शर्तें हैं, आपकी वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। हु मे अप्लाइड फॉर देम इन केस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, सबसे पहली बात कि उसने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया होना चाहिए, ऐसे नहीं कि नज़दीकी रिश्तेदार है आप ज़बरदस्ती उसके हाथ में नोटिस पकड़ा के आगे, ऐसा नहीं करना है। अगर तो उसने अप्लाई किया है उस चीज़ के बारे में, और कैसा होना चाहिए, वो अनइंश्योर्ड आर्टिकल होना चाहिए, बीमित लेख नहीं होना चाहिए, तभी उसका वितरण किया जाएगा। दूसरे, इन केस डू नॉट अपेयर टू कंटेन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, उसमें कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी कीमती चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन केस नो काउंटर क्लेमेट और लाइकलीहुड ऑफ डिस्प्यूट, उसमें कोई भी प्रतिस्पर्धा या फिर कोई भी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि दो व्यक्तियों के दो रिश्तेदार ऐसे नहीं होने चाहिए, एक बोले मेरा है दूसरा बोले मेरा है, मोस्टली ऐसा होता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी नहीं कि ये मेरी है बस, इस तरह का कोई भी उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंगल आपका जिसने अप्लाई किया है वही उसको बोले मुझे लेना है, बाकी बोले हाँ भाई दे दो, ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए, तभी उसको किया जाएगा। और ये चीज़ जो है आपकी किसके, आपके पोस्ट मास्टर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहेगी, उसके विवेक के, उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा वो कि किसको देना है, उसके हिसाब से रहेगा। और ये कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। चलिए आगे आपके पास रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अ पर्दा नशीन वुमेन शुड बी डिलीवर्ड। तो थोड़ी यहाँ पे दो क्वेश्चन में लिखाई ऐसे ही है क्योंकि नींद में लिखे हुए हैं कि रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू अ पर्दा नशीन वुमेन शुड बी डिलीवर्ड। पर्दा नशीन वुमेन कौन होती है, जो घूंघट में रहने वाली औरतें होती हैं। मोस्टली अब ये वाली प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये है। अब वहाँ पे मेरे जैसा पोस्ट ऑफ मैन चला गया, उसको क्या मालूम कि कौन सी घरवाली किसकी है, किसका नाम क्या है। अब वो तो शक्ल देख के थोड़ा याद हो भी जाएगा कि हाँ ये है। अब घूंघट में किसको याद रहेगा कि कौन सी महिला है, ठीक है, क्या नाम है उसका। तो यहाँ पे उसका जो आर्टिकल आएगा और कैसा आर्टिकल है, रजिस्टर्ड आर्टिकल है, पंजीकृत लेख,
लेख। अब आपको पता है पंजीकृत लेख जो आपको वो किसे देना है, एड्रेसी को देना है, सिर्फ प्राप्तकर्ता को देना है। तो कैसे आप देंगे, अब आप उसका घूंघट उठा के देखेंगे नहीं, वरना लोग आपको पीटेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, टू द विटनेस who identifies the signature of the प्रदानशील वुमेन and is known to postman। अब क्या किया जाएगा, पोस्टमैन जाएगा, एक गवाह लेके आएगा, ठीक है, गवाह वो नहीं लेके आएगा, उसके गांव का जो भी होगा विटनेस गवाह, वो क्या करेगा, उस महिला के जो भी सिग्नेचर होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेगा, वो आपका जो आर्टिकल है वो किसे दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने बोला अभी नींद में लिखे हुए हैं क्वेश्चन। वो किसको दिया जाएगा, आर्टिकल उस विटनेस को दिया जाएगा, उस गवाह को दिया जाएगा। और जो गवाह है वो पोस्टमैन का नोन होना चाहिए, उसका परिचित होना चाहिए। ऐसे नहीं आप जिस मर्जी को उठा के दे आए, फिर बाद में आपको ही पता ना चले आपने किसको दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रदानशील वुमेन के लिए जब भी रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है, पंजीकृत लेख आता है, तो कैसे उसका वितरण किया जाएगा, उसको गवाह को दिया जाएगा जो उस महिला के, उस प्रदानशील वुमेन के सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है। और पोस्टमैन का वो विटनेस जो है वो नोन होना चाहिए। Which articles can be transmitted by air without any additional charge, ये नहीं बताऊंगा, मैंने 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट उतना ही है जितनी बार ये आ चुका है। बीच आर्टिकल्स आर फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल्स, ये भी आ गया, कौन कौन से होते हैं, प्रथम श्रेणी के लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड इनलैंड लेटर कार्ड्स। चलिए आगे, आपके पास इंप्रेशंस ऑफ फ्रैंक कंसिस्ट ऑफ वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई। फ्रैंकिंग मशीन की शाप में वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई होनी चाहिए, तभी इसको वैलिड माना जाएगा। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अगर मशीन द्वारा फ्रैंक किए हुए लेख को आपने डाक बाहर का जो भुगतान है फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेशन के द्वारा किया है, उसको आप लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा, यानी कि ऐसा लेख माना जाएगा जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं दिए हैं। अब इसके वाली आगे लाइन जो है वो नहीं लिखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी। उसको क्या किया जाएगा, वो आगे एड्रेसी को भेजा जाएगा उसको, और एड्रेसी से जो भी ड्यू चार्जेस होंगे वो लिए जाएंगे, वो नहीं लेना चाहता वापिस आएगा सेंडर को, ये इंपॉर्टेंट है। उसको आगे क्या किया जाएगा, अनपेड मानने के बाद उसको ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन को, ऑफिस ऑफ डिलीवरी को, गंतव्य कार्यालय को भेज दिया जाएगा। Unregistered articles bearing impressions of previous dates shall not be accepted। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, अपंजीकृत लेख हैं जिनके ऊपर पिछली तारीख की इंप्रेशन लगी हुई है, छाप लगी हुई है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक आपकी छूट कह सकते हैं, इसमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मान लीजिए मैंने थोड़ी देर पहले बता भी दिया है कि मान लीजिए 6 तारीख आपको आप पोस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल को पोस्ट करने आ रहे हैं, ले के ऊपर 5 तारीख की मोहर लगी हुई है, इंप्रेशन लगी हुई है, लेकिन जो लाइसेंस डाई की शॉप है उसकी 7 तारीख है, तब उसकी 6 तारीख है, यानी कि जिस तारीख को आप पोस्ट करने आ रहे हैं प्रेजेंट उसको कर रहे हैं, उसी तारीख की उसके ऊपर लाइसेंस डाई की शॉप लगी हुई है, तब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जो आपकी दूसरी है वैल्यू डाई वो 5 तारीख की होनी चाहिए, उससे पिछली होगी तब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल्स सेंट इन एनवलप्स व्हिच आर होली ट्रांसपेरेंट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। होली ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, पूरी तरह से पारदर्शी लिफाफा कोई भी है, आपने कभी देखा तो नहीं होगा पोस्ट ऑफिस में कि आपका कोई भी पूरी तरह से पारदर्शी लिफाफे में आर्टिकल आया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल्स सेंट इन एनवलप्स व्हिच आर होली ट्रांसपेरेंट। ऐसे आपके लेख जिन्हें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट एनवलप्स में, पारदर्शी लिफाफों में भेजा गया है, उनको ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा, उनको डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। वेट ऑफ एन एरोग्राम शुड नॉट एक्सीड 3 ग्राम। एरोग्राम जो होता है उसका वजन 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स हैं। इफ ए पार्सल इज फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज्ड एज। यदि कोई पार्सल लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे, उसको रजिस्टर्ड पार्सल माना जाएगा, उसको पंजीकरण पीए रजिस्ट्रेशन पीए को सौंपा जाएगा, पंजीकरण करके उसको आगे एड्रेसी को भेज दिया जाएगा, एड्रेसी से ड्यू चार्जेस लिए जाएंगे, नहीं वो देगा वापिस आएगा, सेंडर को देने पड़ेंगे। चलिए आगे, आपके पास स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप्स प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ। डाक घर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाने वाले, उपलब्ध करवाए जाने वाले विशेष पंजीकरण लिफाफों का प्रयोग किस चीज़ के ट्रांसमिशन के लिए, प्रसारण के लिए किया जाता है। ओनली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, केवल पंजीकृत लेखों के प्रसारण के लिए किया जाएगा, अनरजिस्टर्ड लेटर्स नहीं भेजे जाएंगे। क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 कवरिंग पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड फॉर मेथड ऑफ एड्रेस।
भाई ये मेथड ऑफ एड्रेसिंग जो है ना, पता लिखने का जो तरीका है, ये कैसे लिखा जाता है, सीक्वेंस जो है, सबसे पहले एड्रेसी का नेम आता है, फादर नेम, हस्बैंड नेम, ठीक है, उसके बाद आपका विलेज, तालुका, तहसील, उसके बाद पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आता है जिस सीक्वेंस में आता है वो सीक्वेंस याद कर लेना। 4 ऑप्शन दी होंगी, आपसे नीचे पूछा होगा सीक्वेंस में कैसे रहेगा, पहले पर कौन सा आएगा, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर कौन सा आएगा। आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आएगा, अच्छे से कर लेना, अभी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, आपका एग्जाम में पक्का आएगा। तो कहाँ पे आता है, क्लोज नंबर 26 में आता है ये। आगे आपके पास कस्टमर पोस्टेड 4 आर्टिकल्स एट अ टाइम एट सेम पोस्ट ऑफिस टू सेम एड्रेसी फॉर डिलीवरी इन इंडिया, व्हाट आर दी चार्जेस फॉर रीकॉल ऑफ 4 आर्टिकल्स। रीकॉल कौन कर सकता है, सबसे पहले रीकॉल करने के लिए या तो डायरेक्टर जनरल कर सकता है या फिर पीएमजी कर सकता है, पोस्ट मास्टर जनरल, हेड ऑफ रीजन, मैंने हेड ऑफ सर्कल नहीं बोला, सीपीएमजी नहीं बोला, हेड ऑफ क्या बोला है, रीजन, पीएमजी पोस्ट मास्टर जनरल कर सकता है, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी कि उस एरिया के पोस्ट ऑफिस का जो भी सुपरिटेंडेंट होगा वो कर सकता है, या फिर फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर कर सकता है। हेड पोस्ट ऑफिस के मामले में अगर प्रथम श्रेणी का वो हेड पोस्ट ऑफिस है तो रिकॉल वो कर सकते हैं। अब रिकॉल करने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। रिकॉल क्या चीज़ होती है, आपने आर्टिकल को पोस्ट कर लिया, आप उसको वापस बुलाना चाहते हैं, ठीक है, वो टोमी तो नहीं है कि आपके बुलाने से आ जाएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा, उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो आपकी कंडीशंस आप पढ़ लेना एक बार। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने एक ही जगह से 4 आर्टिकल्स को एक ही टाइम में पोस्ट किया है, सेम सेंडर है, सेम एड्रेस ही है, ठीक है, सेम जगह पे उसका वितरण होना है, एक ही समय में किया है, ये सारी चीज़ें सेम है, तो रिकॉल फीस जो है आपको एक आर्टिकल के लिए देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप जितने भी आर्टिकल को पोस्ट कर रहे हैं एक ही समय में कर रहे हैं, ठीक है, एक ही सेंडर का नाम सभी के ऊपर है, एक ही एड्रेस ही है, एक ही उनका वितरण का जो आपका डिलीवरी एड्रेस कह सकते हैं वो है। ऐसी स्थिति में एक आर्टिकल के लिए जो रिकॉल फीस लगेगी सभी के लिए वो ही सिर्फ रहेगी, तो 6 के लिए सिर्फ सिंगल के लिए आपको देनी है, सभी आपके लेख जो है वापिस आ जाएंगे। फी फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल विल बी कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ, जो रिकॉल करने के लिए किसी भी लेख को वापस बुलाने के लिए फीस रहेगी वो पोस्टेज स्टैंप्स के रूप में रहेगी, यानी कि डाक टिकट के रूप में आपसे ली जाएगी। रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर फाइनेंशियल ईयर, आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती ना आप कर बैठो इसलिए ऐड मैंने कर दिया है। अब रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के लिए एक वित्तीय वर्ष के लिए कितना किराया रहता है, 250 रुपये। एंड लगा हुआ है मतलब आपसे दोनों का पूछा हुआ है, बीच में और लगा हुआ है तो आपसे सिंगल सिंगल का पूछा हुआ है। अगर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग की बजाय पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग होता तब यहाँ पे 150 रुपये होना था, सिंगल के लिए आपको बताना था। चलिए आगे, आपके पास इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एड्रेसी ऑथराइजिंग द पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर आर्टिकल्स टू पर्संस अदर देन देमसेल्व्स विल बी ट्रीटेड एज लैप्स्ड आफ्टर। तो मैंने बड़ी देर पहले क्या आपके 15-20 मिनट पहले जो वीडियो शुरू की थी उसमें शुरुआत में एक क्वेश्चन आया था, एड्रेसी जब भी अपना एड्रेस चेंज करता है इंस्ट्रक्शन वो देता है 3 महीने तक वैलिड रहती है। मैंने बहुत लंबा चौड़ा वहाँ पे एक भाषण दिया था, क्या दिया था कि अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऑथोराइज करना अपने आर्टिकल्स लेने के लिए पोस्ट ऑफिस को, तो ऐसी स्थिति में वो वाली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं 3 साल तक वो वैलिड रहती हैं। दूसरी एड्रेस चेंज के बारे में 3 महीने तक वैलिड रहेंगी। आगे आपके पास नथिंग इज अटैच्ड टू पोस्ट कार्ड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस स्टेटमेंट। कुछ भी आपके पोस्ट कार्ड के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, जुड़ा नहीं होना चाहिए, चिपका नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ छूट आपको मिली है, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में। वो क्या है, सबसे पहले स्टैंप्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के भुगतान के लिए डाक टिकट आप चिपका सकते हैं। गम्ड लेवल वेयरिंग एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता के एड्रेस वाला, प्राप्तकर्ता के पते वाला एक लेवल हो सकता है गम्ड, वो आप चिपका सकते हैं। अनदर पोस्ट कार्ड इंटेंडेड फॉर रिप्लाई फ्रॉम एड्रेसी, या फिर प्राप्तकर्ता से रिप्लाई के लिए, उत्तर के लिए आप अनदर पोस्ट कार्ड उसके साथ चिपका सकते हैं। हु कैन इशू ऑर्डर फॉर सस्पेंशन ऑफ द इशू ऑफ मनी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, कुछ डाक घरों के समूह या फिर सिंगल डाकघर के द्वारा आपके मनी ऑर्डर के इशू को सस्पेंड करने के लिए, निलंबित करने का ऑर्डर कौन दे सकता है, यानी कुछ डाकघरों का समूह या फिर कुछ डाकघर उनके मनी ऑर्डर को इशू करने का जो होता है, ठीक है, वो निलंबित करने का ऑर्डर जो है वो कौन दे सकता है, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक डाक दे सकता है। वो कुछ डाकघरों के समूह या डाकघर के लिए मनी ऑर्डर को निलंबित करने का आदेश दे सकता है। बट इज प्रेस्क्राइब्ड चार्ज फॉर अल्ट्रेशन इन एड्रेस
और प्लेस ऑफ पेमेंट इन ईएमओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, अब यहाँ पे आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आपकी गलती नहीं होगी। क्या बोला गया है, अब दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस क्या क्या है, सबसे पहले आप अगर जो भी मनी ऑर्डर है उसमें आप पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट यानी कि जिस जगह पे उसकी पेमेंट होनी थी, भुगतान होनी थी, वो आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर एड्रेस जो है उसका वो चेंज करना चाहते हैं, ये वाली कंडीशन है। यानी कि आपने ऑफिस ऑफ पेमेंट या फिर एड्रेस जो है अल्ट्रेशन वो करनी है, चेंज करना है। ऐसी स्थिति में कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, विदाउट एडिशनल फ़ी होगा, ये बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के होगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, उसमें जो भी आपने एड्रेस ही नहीं होता है, मनी ऑर्डर में क्या होता है, पे ही होता है। ये इस तरह से याद रखने हैं, गलत नहीं याद रखना है। मनी ऑर्डर में पे ही होता है, एड्रेस ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो उसका पेई है, प्राप्त करता है, उसका नाम आपने चेंज करना है, ठीक है, उसको आपने चेंज करना है, तब आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और कितने देने पड़ेंगे, इक्वल टू ईएमओ कमीशन, जितना आपने पहले मनी ऑर्डर कमीशन दिया था, यानी कि जो भी आपका कमीशन बनता है उसी के हिसाब से आपको चार्जेस देने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं हम क्या बोला गया है। पोस्टमैन आर फॉरबिडन टू, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, रजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में कुछ बोल रहे थे कि रजिस्टर्ड आर्टिकल का वितरण करने के लिए तब तक मना किया जाता है जब तक के लिए उसके लिए रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट जो है वो साइन नहीं की जाती है। चलिए पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पोस्टमैन आर फॉरबिडन टू, डाकियों को क्या मना किया जाता है, आपके लिए भी आपको क्या मना किया जाएगा, डिलीवरिंग आर्टिकल ऑन विच एनी मनी इज ड्यू टू पोस्ट ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के रूप में कोई भी डाकघर को दे चार्जेस हैं, उस आर्टिकल का लेख का वितरण करने के लिए मना किया जाता है जब तक कि वो चार्जेस कलेक्ट ना कर लिए जाएं। डिलीवरिंग फ्रॉम, डेविएटिंग फ्रॉम देयर बीट, अपनी जो गश्त है उनकी निर्धारित उससे बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। अब किसी भी पोस्टमैन की बीट क्या होती है, एक तो उसका जो भी जितना भी क्षेत्र आता है जिसमें वो डाक बांटेगा, या अपनी जो भी निर्धारित ड्यूटी है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, उनको वो फॉलो करेगा, पूरी करेगा, और उसका पोस्ट ऑफिस भी उसकी बीट में आता है। और यहाँ पे मेल ओवर सील वगैरह के लिए जो भी आता है वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी आपकी आरएमएस वगैरह में आती है बीट, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम वॉल्यूम 5 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करेंगे। तो उनको अपनी निर्धारित गश्त के बाहर या उनसे बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर विदाउट गेटिंग एक्नॉलेजमेंट साइन, और रजिस्टर्ड आर्टिकल है, कोई भी पंजीकृत लेख है, उसके लिए बिना एक्नॉलेजमेंट साइन करवाए हुए उसका वितरण करने के लिए मना किया जाता है। विच आर ट्रीटेड एज पोस्ट रेस्टेंट, कौन कौन से आर्टिकल्स को पोस्ट रेस्टेंट माना जाएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल सुपरस्क्राइब्ड टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर ये सुपरस्क्रिप्शन रहेगी, क्या क्या रहेगी, टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर टू अवेट अराइवल पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऐसा आर्टिकल जिसे पोस्ट ऑफिस को संबोधित किया गया हो या जिसके ऊपर सुपरस्क्रिप्शन है टू अवेट अराइवल, ठीक है, ये मैंने छिपा दिए, हाँ अब ठीक है, टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, ठीक है, तो जब तक कि उसको उसके लेने वाला है उसको नहीं आता तब तक उसको रोक के रखा जाए। अवेट अराइवल, उसके लिए वेट करें प्राप्तकर्ता के लिए, यह पोस्ट ऑफिस को संबोधित किया जाता है। इनको पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल कहा जाता है। चलिए आगे, आपके पास पर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड इन, पर्सनल कम्युनिकेशन आपके बुक पैकेट जिसमें पीरियोडिकल होते हैं उसमें आपकी अनुमति नहीं है, आप उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते हैं। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑन रजिस्टर्ड आर्टिकल कंपल्सरी, ठीक है, कोई भी पंजीकृत लेख है उसके लिए पोस्टेज चार्जेस, डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क दोनों की प्री पेमेंट, पूर्व भुगतान आपको करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। चलिए आगे, आपके पास इन पोस्ट ऑफिस एनी इरेगुलरिटी दैट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ हेड ऑफ ऑफिस शैल बी एंटर्ड इन, तो हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है, प्रधान कार्यालय में या कहीं भी, ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी इरेगुलरिटी, अनियमितता नज़र आती है पोस्ट ऑफिस में तो उसको कहाँ पे नोट किया जाता है, एरर बुक में, ब्रांच ऑफिस में भी होती है, सब ऑफिस में भी होती है और हेड ऑफिस में भी होती है। ब्रांच ऑफिस में होगी, आपने देख लेनी है, नहीं देखी है उसमें आपने कोई भी गलती करनी है, ठीक है, गलती करनी नहीं है वैसे तो हो जाए तो उसको उस एरर बुक में नोट करना है, वो आपकी सेफ्टी के लिए होती है कि आपसे कुछ गलती हो गई, आपने उसमें नोट कर दिया कि इस तरह से कुछ गलती हो गई है, अगले दिन इसको सुधारा गया, उसी समय सुधारा गया, वो लिखा है आपने, उसको चेक किया जाता है, आपको गलती से बचाने के लिए होता है, क्योंकि गलतियां तो इंसान से होती रहेंगी, गलतियां सभी करेंगे, लेकिन उस गलती से अगर बचना है तो एरर बुक में उस चीज़ को नोट कर देना, अपनी गलती को। पार्सल कैन बी रिडायरेक्टेड अंडर दी
रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसी ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रीडायरेक्शन फ़ी। तो हमने किया था कौन सा लेख ऐसा होता है जिसके लिए आपको रीडायरेक्शन पुनः निर्देशन शुल्क जो है उसका भुगतान करना पड़ता है, तो कौन सा होता है? ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रीडायरेक्शन फीस। तो हमने किया था पार्सल के लिए होता है, तो इसके लिए रिटन इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं एड्रेसी की प्राप्तकर्ता की। वीपी पार्स आर्टिकल इज रीडायरेक्टेड नेसेसरी इंटीमेशन शुड बी गिवन टू। जब भी किसी वीपी लेख को पुनः निर्देशित किया जाता है तो आवश्यक सूचना किसे दी जानी चाहिए? प्राप्तकर्ता को दी जानी चाहिए। फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड बी प्रेजेंटेड एट काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस। हमने अभी किया, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है, नहीं तो उन्हें अनपेड मानना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा। और अगर आपको उन्हें प्रस्तुत करना है, पोस्ट करना है, कहाँ पे लेके आना है? काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत करना है। ए टूरिस्ट कैन अवेल ऑफ पोस्ट रेस्टेंट सर्विस ऑफ अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। हमने अभी क्या था, मैंने बड़ी बार बोला इस वीडियो में कि पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल किसके लिए होते हैं? टूरिस्ट या स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके लिए होते हैं। तो ये कितने समय अवधि के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं? 3 महीने तक इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। आर्टिकल जो आएगा पोस्ट रेस्टेंट के रूप में 1 महीने तक ही उसको रखा जाएगा, लेकिन इस सुविधा का लाभ जो है टूरिस्ट 3 महीने तक ही उठा सकता है। इफ ए फ्रैंक्ड आर्टिकल फाउंड इन लेटर बॉक्स ट्रीटेड एज अनपेड एंड सेंड टू इट्स डेस्टिनेशन फॉर डिलीवरी। ठीक है, कोई भी आपका लेख फ्रैंक किया हुआ लेटर बॉक्स में मिल जाता है, पोस्ट करने के लिए डाला हुआ है, अनपेड माना जाएगा और उसको डेस्टिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए आगे, आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टेड एट ए टाइम इस। एक ही बार में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की कितनी कॉपीज आपको पोस्ट करनी होती हैं? 100 कॉपीज, 100 कॉपीज आपको पोस्ट करनी होती हैं। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू द डिसीज्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बोला गया, रजिस्टर्ड नहीं बोला गया। किसी भी मृतक व्यक्ति को भेजे गए अपंजीकृत लेख शैल बी डिलीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल करके उनका वितरण कर सकता है। बड़ी सी टाइम लिमिट फॉर परचेजर ऑफ आईपीओ टू ऑब्टेन रीपेमेंट ऑफ इट्स वैल्यू। किसी भी आईपीओ के लिए, इंडियन पोस्टल ऑर्डर के परचेजर के लिए, ठीक है, खरीदार के लिए कितनी समय अवधि होती है उसकी रीपेमेंट लेने के लिए, यानी कि उसका पुनर्भुगतान लेने के लिए? विद इन 12 मंथ्स बट आफ्टर 6 मंथ्स बाई पेइंग सेकंड कमीशन। ठीक है, 12 महीने का समय होता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसके लिए आपको सेकंड कमीशन देना पड़ेगा। आगे आपके पास हु इज़ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ठीक है, आपके जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं और मैगजीन होती हैं, उनके लिए जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो कौन है? पोस्टल डिविजनल हेड है। वो पहले भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। आगे आपके पास बट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ एनी इनलैंड लेटर पैकेट और पार्सल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। ठीक है, डाक के प्रसारण के दौरान, ठीक है, ट्रांसमिशन के दौरान अगर आपका कोई भी इनलैंड लेटर पैकेट या फिर पार्सल गुम हो जाता है, कंपनसेशन के लिए कितने समय के भीतर आपको उस चीज़ के लिए बताना पड़ेगा? विद इन 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर। बड़ी सी टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वाइड मनी ऑर्डर। शून्य मनी ऑर्डर के भुगतान की जो सीमा है वो कितनी है? 1 वर्ष है। अगले आपके पास बड़ी सी अमाउंट लिमिट ऑफ फ्रैंकिंग इम्प्रेशन। ठीक है, आप जो फ्रैंकिंग की छाप लगा सकते हैं किसी भी आर्टिकल के ऊपर, कितने की अनुमति है? अप टू एनी अमाउंट, किसी भी सीमा तक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें आपकी लिमिट नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बड़ी सी मैक्सिमम वेट ऑफ प्राइवेटली प्रिंटेड इनलैंड लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड। तो यहाँ पे जो भी प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ठीक है, निजी निर्मित आपके इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं, अंतर्देशीय पत्र कार्ड होते हैं, उनका वजन 3 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये थे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के 100 क्वेश्चन। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के भी डालेंगे और भी डालेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के। ठीक है, आपको पसंद आते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए और अधिक मेहनत करेंगे। ठीक है, आप लाइक करते हैं, लाइक का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइक कर रहे हैं हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उस चीज़ से खुशी होती है और मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा करें, आप सबके लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस तरह के और भी आपको PDF फाइल्स आपको चाहिए, आप रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और रेगुलर क्लासेस में आपको पता ही है आपके जितना भी सिलेबस के टॉपिक हैं वो कवर करवाए जाते हैं। 40 क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स आपको वैसा भी, उसमें MTS पोस्टमैन या PA का कोई सी भी स्ट्रीम लेते हैं, 40 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल्स करवा के आपको उसके क्वेश्चन पेपर करवा के आपको भेजा जाता
जाता है। और डिपार्टमेंट का नहीं, उसमें आपको जीके भी, रीजनिंग भी, उसमें मैथमेटिक्स वाले पोर्शन भी होते हैं। तो आपकी अच्छे से तैयारी करवा के आपको एग्जाम में भेजा जाता है। आप एग्जाम में बैठ के आप हमें थैंक्स कहेंगे, ठीक है, अभी तो है नाम कहें आप, लेकिन एग्जाम में जब बैठेंगे आप थैंक्स कहेंगे कि हमने आपसे पढ़ा है और आपके जो भी क्वेश्चंस बताए हुए हैं वो आए हुए हैं एग्जाम में। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।